बच्चे अच्छा खासा कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो आज हम एंजाइम को कम्प्लीटली ऑन शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आए हैं, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग अनेबल कर दें। तो बिना देरी किए हम अपनी वीडियो करेंगे स्टार्ट। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बुक आप देख लीजिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट को बुक के बारे में पता ही नहीं होता। तो ये आप लोगों की बुक है, क्लियर। तो इसे आप मार्केट में आ चुकी है, आप इसे ले भी सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। बच्चों एंजाइम क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बच्चों एंजाइम क्या होते हैं। बच्चों आपकी जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें स्पीड अप करते हैं। आप यही बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि 6, 7, 8 से कि एंजाइम वो होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं जो स्पीड अप करते हैं कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब आप समझे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन्हें स्पीड अप करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम। और एंजाइम को सबसे पहले देने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है विलियम कोहिन। विलियम कोहिन, याद रखना है क्या नाम है, विलियम कोहिन। एक साइंटिस्ट है जो आई थिंक 1878 में उसने एंजाइम के बारे में बताया। विलियम कोहिन ने उसने बताया कि ये एंजाइम ये काम करते हैं। उसके बाद बच्चों आप लोग याद रखना है कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर। प्रोटीनियस इन नेचर, ये प्रोटीन की नेचर के होते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया, अब मैंने आपको पढ़ाया था ग्लोबुलर प्रोटीन वो होता है जिसकी टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। बच्चों मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्होंने अच्छे तरीके से इसे क्या करना है, क्योंकि बायो में आपके एमसीक्यूज 81 हो चुके हैं, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन बायो का ही है। तो इस वजह से अब जो आरएनए की बेस पर भी हमारे पास कुछ एंजाइम होते हैं, आरएनए बेस्ड एंजाइम, वो हमारे पास है बच्चों राइबोजाइम्स। सही है बच्चों, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, आई होप क्लियर हो। अब सवाल एमडीगेड में आ चुका है एमसीक्यूज बनकर, जो कि आई थिंक बच्चों का गलत ही हुआ है कि जो एंजाइम है हमारे पास वो सबसे ज्यादा रिएक्शन के ऊपर फोकस करते हैं या अपनी स्ट्रक्चर। तो एंजाइम 80% अपनी स्ट्रक्चर को ही मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमारी स्ट्रक्चर ना बिगड़ जाए। तो याद रखिएगा रिएक्शन को कम करते हैं स्पेसिफाई, लेकिन ये अपनी स्ट्रक्चर को ज्यादा मेंटेन रखते हैं एंजाइम। तो आपने हमेशा याद रखना है। काफी बच्चों को एना का नहीं पता, एनाबॉलिज्म और केटा में दोबारा से बता देती हूँ बच्चों। एना का मतलब होता है टू एड, नाम से आपको रिएक्शन का पता चल जाता है। केटा का मतलब होता है टू ब्रेक। एना का मतलब होता है जब स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाए। एग्जाम्पल ले लें बच्चों फोटोसिंथेसिस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते फिर आपको ग्लूकोज बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। आपको पता है, मैंने पढ़ा चुकी हूँ, सब पढ़ा हुआ है बच्चों। कैटाबॉलिज्म को मतलब होता है टू ब्रेक, वही जो लार्ज मॉलिक्यूल उस रिएक्शन में बचा है अब हमें उससे क्या कर दें, तोड़ दें। ऐसा प्रोसेस एक्सपायरेशन और डाइजेशन होता है, क्योंकि हमारी फूड की क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है। सही है बच्चों, तो ये प्रोसेस आपने याद रखना है। और ये जो साइंटिस्ट था इसने सिर्फ एंजाइम के बारे में बताया, लेकिन आप कहेंगे मैम ये किसने बताया, प्रोटीनियस इन नेचर। बच्चों ये हमें बताया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, थॉमस केर्चे। थॉमस आई थिंक केर्चे, आप स्पेलिंग को देख लीजिएगा। और केर्चे कुछ इस तरीके के साइंटिस्ट था। और सेट ने अल्टमन, आप देख लीजिएगा फिर भी स्पेलिंग्स हो। तो इन दो साइंटिस्टों ने बताया कि एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं और आरएनए बेस भी एंजाइम हमारे पास होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, अंडरस्टैंड हो रहा है, याद रखिएगा, क्लियर है। और एंजाइम की अगर एक मतलब कि एंजाइम जो है एक सेल होता है, सेल के अंदर आप लोगों के पास न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, आपको पता है। अब ये हम न्यूक्लियस का तो सेल के आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये आप लोगों के पास क्या है, एक एंजाइम है। एंजाइम है, याद रखिएगा भाई, मुझे तो एंजाइम बच्चों ऐसा ही बनाना आता है शुरू से। अब ये एक एंजाइम है। एंजाइम की जो अंदर वाली साइड होती है उसे हम बच्चों कहते हैं एंडोजाइम्स। एंडोजाइम आपने पता है, एंडो माना अंदर, और जो बाहर वाली साइड होती है उसे हम बच्चों कहते हैं एक्सोजाइम्स। क्या बच्चों कहते हैं, एक्सोजाइम्स। और बच्चों जहां पर आके सबस्ट्रेट अटैच होता है, सबस्ट्रेट। अब जहां पर बच्चों सबस्ट्रेट, इतना तो आपको पता होगा बच्चों सबस्ट्रेट क्या होता है। अब जो सबस्ट्रेट होता है ये वर्क करता है, एज एंजाइम के ऊपर वर्क करता है। अब देखिए ये एंजाइम है, अब सबस्ट्रेट जो होता है आप लोगों के पास वो इधर आके अटैच होगा, लेकिन ये वाली जो ऊपर वाली साइड होती है एंजाइम की, इसे बच्चों आप कहते हैं एक्टिव साइड। और एक्टिव साइड पे आपका क्या होता है, रिएक्शन होता है। सबस्ट्रेट आकर इसके ऊपर क्या हो जाते हैं बच्चों, अटैच हो जाते हैं। बाकी जितना भी एनअदर एंजाइम का हिस्सा होता है, एनअदर प्लेस एंजाइम की जगह
वो हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। कौन सी साइट बच्चों? एलोस्टेरिक साइट। यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा कम ही होकर होता है बच्चों। तो ये है एंजाइम का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बच्चों एक्टिव साइट के अंदर भी बच्चों दो टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास होती है बच्चों बेंडिंग साइट, बेंडिंग साइट, और दूसरी बच्चों हमारे पास होती है कैटालिटिक साइट। याद रखिएगा, कैटालिटिक साइट। अब बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे अगर आपने मिस कर दिया तो एंटी को आपने मिस कर दिया। क्लियर बच्चों? अब मैं इसे क्या करती हूँ, यहाँ से मिटा लेती हूँ। तो आई के मैं यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्या करना है, बताना है। तो ये यहाँ से इतना हम, अगर आपको आई थिंक क्लियर हो गया हो तो हम यहाँ से इसे क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, कर लिया हम लोगों ने इसे रिमूव। दो साइड होती है किसकी बच्चों? एक्टिव साइड की। मैं दोबारा लिख देती हूँ, एक्टिव साइड की। अब बच्चों जहाँ पर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को पहचानते हैं वो वाली साइड, रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट। बेंडिंग साइड पे क्या करते हैं एंजाइम? रिकॉग्नाइज, पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट। वो हमारे पास क्या होती है? बेंडिंग साइड, जो कि एक्टिव साइड की टाइप है। उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन होकर मतलब कि एंजाइम आता है अटैचमेंट वाली साइड भी से कहते हैं बच्चों। ये दोनों एमसीक्यूज आ जाते हैं कभी 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 कभी। उसके बाद ये भी आपको नॉलेज है। उसके बाद बच्चों आती है कैटालिटिक साइड। अब बच्चों जो कैटालिटिक आप लोगों की साइड होती है, यहाँ पर आकर रिएक्शन होता है। यहाँ पर आपके एंजाइम क्या कर लेते हैं? रिएक्शन करते हैं। अब काफी ज्यादा बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैम रिएक्शन क्या एंजाइम स्टार्ट करते हैं? नहीं बच्चों, हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करती है, बट एंजाइम जो एंजाइम है आप लोगों का वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये साइड आई होप आपको क्लियर हो गई हो। अब एक हमारी साइड जो साइड होती है वो होती है प्रोटेनियस। प्रोटेनियस होते हैं, मैंने आपको बताया, और कुछ बच्चे होते हैं नॉन प्रोटेनियस। नॉन प्रोटेनियस बच्चे, जो नॉन प्रोटेनियस और जो प्रोटीनियस वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। क्या? एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन वाला होता है उसे हम बच्चों कहते हैं कोफैक्टर। अब आई ना बच्चों वाली बात, बड़ों वाली बात। देखिए कोफैक्टर, क्लियर? अब बच्चों इनके अंदर भी जो प्रोटेनियस होता है और जो नॉन प्रोटेनियस होता है, उन दोनों वर्डों को मिलाकर हम एक वर्ड नाम देते हैं, जैसे हम कहते हैं बच्चों होलो एंजाइम। क्या? होलो एंजाइम। अब इनके अंदर बच्चों एक होता है इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। पता है ना बच्चों, ऑर्गेनिक वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स को कंटेन करेंगे। ये भी ऑर्गेनिक, मैंने इनऑर्गेनिक लिख दिया यहाँ पर भी, थोड़ी सी मिसिंग हो गई बच्चों, आप देख ही रहे हैं। ऑर्गेनिक। अब बच्चों ऑर्गेनिक क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर होते हैं मेटल्स। मेटल्स, मेटल्स कौन से होते हैं बच्चों? हमने पढ़े होंगे कॉपर, जिंक, क्लियर हुआ? मैग्नीशियम, क्लियर हुआ? मैग्नीशियम, जिंक, सॉरी कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, और यहाँ पर हमारे पास एक और होता है आयरन भी आप ले सकते हैं। अब इनके भी कोफैक्टर होते हैं। कॉपर का जो कोफैक्टर होता है उसे हम क्रोमेटिन आई थिंक सी कहते हैं, कुछ इस तरीके से हम कहते हैं, या क्रोमेसिस या क्रोमेटिन सी बोलते हैं। अब आप पता कर लीजिएगा। मैग्नीशियम का जो कोफैक्टर होता है उसे हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो जिंक का होता है उसे हम कहते हैं कार्बोनिक। यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों, कार्बोनिक। किसी चीज़ को मिस मत करें, इसको मैंने अच्छी तरीके से बच्चों स्टडी कर एमसीक्यूज निकाल कर एन हाई, आप वीडियो में रुकिएगा, मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगी। एनहाइड्रेस, सही है? क्लियर हुआ बच्चा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब बच्चों ये, अब यहाँ पर ये मैं आपको एक जगह बता देती हूँ बच्चों। अब आपने पॉइंट्स मिस नहीं करनी, मिस नहीं करनी। यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ, मिटा लेती हूँ। बल्कि मुझे ये ग्राफ बनाना ही नहीं चाहिए था आप लोगों के लिए, बट मैंने बोला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इस वजह से एक साइड में मैंने बनाया है। अब बच्चों ये जो साइड है इनऑर्गेनिक की साइड है, इन मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो बच्चों यहाँ पर इनऑर्गेनिक साइड है, इनऑर्गेनिक, जो बच्चों इनऑर्गेनिक साइड है वहाँ पर मैंने बोला मेटल्स आते हैं, मैंने आपको इसके कोफैक्टर भी बता दें। और वो डिटेचेबल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? डिटेचेबल। मतलब कि डिटेच हो जाते हैं, रिएक्शन होने के बाद वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, उससे निकल जाते हैं। सही है? उसके बाद ये एक्टिवेटर्स होते हैं। काफी ज्यादा सवाल आ जाता है कि एक्टिवेटर्स कहाँ पर होते हैं। सही है? और ये एक्टिवेटर होते हैं बाद में ही उतर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कोफैक्टर, कोफैक्टर वो होता है बच्चों जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। इसके अंदर भी दो चीजें निकलती हैं, एक बच्चों होता है कोएंजाइम, कोएंजाइम, और दूसरा बच्चों यहाँ पर इसका एक और टाइप निकलता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप, प्रोस्टेटिक ग्रुप। ये दोनों इसके टाइप हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से क्या करना है, डिस्कस कर लेना है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। अब यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास कोएंजाइम है वहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। ये रॉ मटेरियल का भी काम करता है, रॉ मटेरियल का भी काम करता है, विटामिन में एमसीक्यूज आ जाता है। और उसके बाद ये लूजली अटैच होते हैं। लूजली अटैचमेंट आपको पूछा जाएगा वो कौन होता है, तो वो हमारे पास होता है कोएंजाइम, यानी कि रिएक्शन के बाद एंजाइम यहाँ से चल जाते हैं। लेकिन ये हमारे पास होता है जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है, ये बहुत ज्यादा बेंडिंग होता है, इतना ज्यादा ताकतवर से बैंड होता है इस वजह से क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड उसके अंदर होता है। और कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है कि हमारे पास एक ऐसा बॉन्ड है जो कि स्टेबल होता है हमारे पास, बट आयनिक उससे भी ज्यादा होता है, बट ये स्टेबल होता है। क्लियर हुआ बच्चों? ये भैया स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, यही आती है बेस्ट कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास एक पेट्रोल है, पेट्रोल है सही, उससे सबसे ज्यादा इतना ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा ये मतलब कि उड़ भी जाता है, आपको पता है।
एवोपरेट भी हो जाता है, इतना ज्यादा अगर आप उसे खोल देते हैं। अब एक तीली चाहिए ना, तीली चाहिए उस पेट्रोल को भी आग लगाने के लिए, तीली चाहिए। और ये जो तीली होती है ना बच्चों, ये होते हैं हमारे एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को तीली लगाते हैं कि रिएक्शन को वो क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर लेते हैं और बेचारी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसे लो कर देते हैं। यही बच्चों क्या होता है, मेरी एग्जांपल का यही जवाब है। क्लियर हुआ बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को क्या करती है बच्चों, स्टार्ट करवाने वाली होती है, वो होती है। एंजाइम स्टार्ट नहीं करवाते, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम इज रेड्यूस्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम उसे क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। एंजाइम का यही काम होता है, बड़े शातिर होते हैं एंजाइम आप लोगों के। उसके बाद बच्चों हमारे पास आती है कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं आप लोगों के एंजाइम के ऊपर। कुछ फैक्टर्स भी क्या करते हैं बच्चों, इफेक्ट करते हैं। वो जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो होती है हमारा टेम्परेचर, और एक बच्चों हमारे पास होती है हमारी पीएच, और दूसरी हमारे पास होती है एंजाइम की कंसंट्रेशन, और दूसरी होती है एंजाइम सबस्ट्रेट। सही में जल्दी में बच्चों लिख रही हूँ। ये फैक्टर एंजाइम को क्या करते हैं, इफेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसके 1 बाय 1 ग्राफ करने वाले हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्या कर लेना है बच्चों, अंडरस्टैंड कर लेना है। तो मैं इसे भी क्या कर लेती हूँ बच्चों, रिमूव कर लेती हूँ। तो आइए रिमूव, तो मैं इसे भी क्या कर लेती हूँ बच्चों, रिमूव कर लेती हूँ। ये मैंने कर लिया इसे बच्चों, रिमूव हो गया ये बेचारा। अब हम करने वाले बच्चों इसके ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑन योर बुक। बट ग्राफ पढ़ने से पहले आपको कीलॉग मॉडल का पता होना चाहिए। कीलॉग मॉडल जो किसने दिया था, कब आया था, याद रखिएगा, यही डेट एमडीगेड में आएगी 1898 अब की डेट है। किसने दिया था, ईमेल फिशर ने दिया था। फिशर कब दिया था, बता दिया आप लोगों को। जैसे कि एक लॉक को खोलने के लिए इस पर्टिकुलर की एक चाबी चाहिए होती है। चाबी ताला नाम है मॉडल का। कैसे, चाबी ताला के एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एंजाइम जो होते हैं उनके सबस्ट्रेट बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसी एंजाइम की क्या है हमारे पास शेप है, और इनकी जो एक्टिव साइट होती है ना लो की मॉडल के अकॉर्डिंग, वो बच्चों एमडीगेड में आ जाता है, रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। और ये हमारे पास होती है स्पेसिफिक ऑब्सोल्यूटिंग। स्पेसिफिक वो याद रख लीजिएगा कि हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? उसके बाद ये मॉडल ये कहता है बच्चों हमारे पास एक एंजाइम है, दिस इज एन एंजाइम। ये हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम के अंदर इसका एक स्पेसिफिक क्या आना चाहिए, सबस्ट्रेट आना चाहिए स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, जैसा ये एंजाइम है इसके अंदर बिल्कुल वैसा ही मतलब क्या आना चाहिए। जैसे एक खास ताले को खोलने के लिए हमें एक खास चाबी की जरूरत होती है, ऐसे ही एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट जो होता है वो उसका जो बना होता है, जिसका सेम होता है। यानी कि एंजाइम हमेशा अपने सबस्ट्रेट जैसा ही होगा, उसके अंदर उसका ही सबस्ट्रेट पुट होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। तो ये सबस्ट्रेट आकर इसकी साइड पे चिपक जाएगा, रिएक्शन होने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं। ये मॉडल यही कहता है। अब इसकी जगह एक और मॉडल है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसका नाम है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये मॉडल बच्चों क्या बोलता है, फिट मॉडल, गाड़ियां का मॉडल नहीं, इसका मॉडल सही 1959 में दिया गया। ये साइंटिस्ट था डेनियल पोशलैंड। ये कब दिया बच्चों, मैंने बता दिया आप लोगों को। इसने बोला कि जो एक्टिव साइट एंजाइम की होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। जैसे इसको खोलने के लिए एक पर्टिकुलर की जरूरत पड़ती है, इसका नहीं है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, एंजाइम सबस्ट्रेट चेंज हो सकते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट तो सेम रहेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट उसमें भी सेम रहेंगे, लेकिन चेंज कर लेगा एंजाइम अपनी शेप को।
एंजाइम अपनी शेप को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पर एंजाइम एडजस्ट नहीं करता क्योंकि वहां पर उसका ही सबस्ट्रेट चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही अगर सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल हमारे पास सबस्ट्रेट ये वाला है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा आ गया है, तो एंजाइम अपनी शेप को बिल्कुल इसकी जितनी ही कर लेगा, बिल्कुल इसके जितनी ही कर लेगा, यानी कि एडजस्ट करेगा एंजाइम अपनी शेप को, नॉट इज सबस्ट्रेट। तो ये दोनों मॉडल में बस यही फर्क है। और क्योंकि ये एमडी ग्रेड में मॉडल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं इसे क्या कर लेती हूँ बच्चों, रिमूव कर लेती हूँ। तो आई कैन रिमूव इट। बच्चों हमारे कीला मॉडल से फिनिश होगा। टीचर इसे पता नहीं क्या क्या बना बना स्टूडेंट्स करते हैं, ये इतना मॉडल है, ये ऐसा होगा, पर कुछ नहीं होता बच्चों, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आता है पीएच। पीएच नहीं, सबसे पहले टेम्परेचर का ग्राफ पढ़ते हैं। कैसे बच्चों, बहुत ज्यादा ही हलवा है। ये मेरे पास एक ग्राफ है, सही। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंजाइम एक्टिविटी, और यहाँ पर मैं बच्चों लिख लेती हूँ टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 लिख देती हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 14, 15, यहाँ पर लिख लेती हूँ 16, यानी कि ऐसे बना लेना। अब जो एंजाइम है, एंजाइम आप लोगों के पास है, एंजाइम अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टेम्परेचर के साथ। आपको पता है टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब आपको पता है भाई, डायरेक्ट जितना एंजाइम यानी कि टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा एंजाइम अपनी एक्टिविटी करेगा, लेकिन अपनी लिमिट तक अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा जाएगा तो इसी एंजाइम को वो डीनेचर भी कर सकता है, यानी कि इसे तोड़ भी सकता है। तो लिमिट होगी, इसका एक ऑप्टिमम पॉइंट होगा। यहाँ से एंजाइम गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और यहाँ से उसका क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया। मतलब कि इस जगह पे उसका क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया जहाँ पर एंजाइम मैक्सिमम हो गया, यानी कि बिल्कुल ऑप्टिमम पॉइंट जहाँ पर एंजाइम अच्छा काम करता है। वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 37 सेंटीग्रेड पर करता है एंजाइम अपना बेस्ट टाइम, वही उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। अगर बच्चों वो 45 प्लस हो जाता है, 45 प्लस हो जाता है, तो एंजाइम उसके आगे अगर टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। मतलब कि दोबारा हम उसे नहीं यूज कर सकते, रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर आपको पता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, मैंने आपको पढ़ाया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, जो कि आप लोगों को पता है ग्लोबुलर प्रोटीन को स्टेबल कर देता है, टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, और इसे ही वो क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और इसकी वजह से एंजाइम दोबारा सही नहीं हो सकता। हाँ, अगर जीरो से अगर एंजाइम जाता है तो इनहेबिटेट हो जाएगा, दोबारा वो एक्टिवेट हो, अगर रुक जाए तो इनहेबिटेट हो जाता है। यहाँ पर भी इनहेबिटेट हो जाए तो कोई नहीं, दोबारा डीनेचर तो नहीं हुआ ना, दोबारा से ये एक्टिव हो सकता है, दोबारा से बच्चों क्या हो सकता है, ये एक्टिव हो सकता है। तो बच्चों ये पॉइंट आप लोगों ने क्या करनी है, याद रख लेनी है। उसके बाद जब 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा तो याद रखना है, तो एंजाइम आपका क्या हो जाएगा, डबल रिएक्शन करेगा। बुक के अंदर पॉइंट लगी, थोड़ा बुक को भी पढ़ लिया करें। बुक को पढ़ने की मेरे बात कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बुक के पॉइंट ही पढ़ाती रहती हूँ। उसके बाद बच्चों हम पीएच का थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा ही है। कैसे, अब ये हमारे पास एक ग्राफ है, सही, दिस इज अ ग्राफ। अब ये एंजाइम की एक्टिविटी है, और यहाँ पे बच्चों इसकी पीएच है। अब इसका भी एक ऑप्टिमम पॉइंट होगा, बच्चों वहां पर एंजाइम आकर 45 के नीचे डीनेचर हो जाते हैं। इसका भी बच्चों एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है, वो होता है आई थिंक 7, और यहाँ से वो एसिडिक होती है न्यूट्रल, यहाँ पे वो न्यूट्रल होती है, यहाँ से वो बेसिसिटी, जिसे हम बेसिक बोलते हैं, बेस बोलते हैं जिसे हम, तो यानी कि इसका क्या होगा, ऑप्टिमम। यहाँ से वो वाली जो टेम्परेचर वाले एंजाइम थे वो इनहेबिटेड, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी भी चेंजिंग आ गई तो ये यहाँ पर भी डीनेचर हो जाएंगे, यहाँ पर भी डीनेचर हो जाएंगे, ये इसका ऑप्टिमम पॉइंट है। बस पीएच के अकॉर्डिंग कुछ नहीं दिया हुआ, बस सिंपल आप लोगों के पास है। अब ये हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये समझने की चीज है। तो जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होता है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये सबस्ट्रेट ए, सबस्ट्रेट बी, एंजाइम ए, एंजाइम बी, गौर से समझाया आप लोगों ने। अब यहाँ से मैं एंजाइम ए है, एंजाइम ए मतलब कि जो सबस्ट्रेट है, अब मैं इस सबस्ट्रेट्स को लेकर जाती हूँ एंजाइम ए के पास। अब देखिए आपको पता है कि सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन अपनी उनकी एक लिमिट होती है, लिमिट से ज्यादा हुआ तो वहां पर वो डिक्रीज हो रहा था, खत्म हो रहा था, वहां पर एंजाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हुआ और डिक्रीज हो गया। फिर एंजाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हो गया, डिक्रीज हो गया। पर यहाँ पर एंजाइम इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
ये इसमें फर्क है, इस वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट है। सही है, तो यहाँ पर लिमिट के आगे वो कांस्टेंट हो जाएगा खुद ही। और अगर एंजाइम बी की बात करें तो वो भी हो गया, यानी कि उसको भी सबस्ट्रेट दे दिए जितने उसे चाहिए थे, तो इसको हम वी मैक्स कहते हैं, जो कि आप लोगों को कोई टीचर नहीं बताएगा। सही है, वी मैक्स क्या होता है बच्चों, याद रखना है। वी मैक्स हमारे पास के एम होता है, और के एम हमारे पास होता है माइकलिस कांस्टेंट होता है। सही, ये बच्चों क्या करता है, ये बड़ा रोल अप्लाई करता है। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पर एंजाइम ए को आपको सबस्ट्रेट कम देने पड़ रहे हैं, और एंजाइम आप बी को देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट कितने ज्यादा देने पड़ रहे हैं। क्यों ऐसे हो रहा है कि हमें तो दोनों को सेम देनी चाहिए, तो ये क्यों ज्यादा ले रहा है बी? इस वजह से बच्चों ज्यादा ले रहा है, जिसकी के एम वैल्यू कम होगी उस एंजाइम की क्या होगी, मोर एफिनिटी होगी, और उसे सबस्ट्रेट लेने की जरूरत लो होगी, क्योंकि वो पहले ही उसका के एम क्या है, कम है, और उसमें बहुत एफिनिटी है। और बच्चों जिसका के एम ज्यादा होता है, माइकलिस कांस्टेंट जिसका बच्चों ज्यादा होता है, माइकलिस कांस्टेंट ज्यादा होता है, उसकी एफिनिटी बच्चों क्या हो जाती है, लो हो जाती है, उससे मोर सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है। बस आपको ये पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ही मैंने ये ग्राफ बनाया था इसे। और बच्चों ये जो हाफ हमारा होता है, कभी कभी एंजाइम हमारा हाफ भी हो जाता है रिएक्शन, जो कि आपको एमडी ग्रेड में प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे ऐसे, जो कि मैंने पहले ही क्या करवा दिया, आपको क्लियर करवा दिया। अब बच्चों थोड़ा सा रह गया हमारा टॉपिक, तो उसे भी एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसे भी क्या कर लेती हूँ बच्चों, रिमूव कर लेती हूँ। तो इसे क्या कर लिया बच्चों, रिमूव कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी वीडियो के लास्ट टॉपिक्स की तरफ। एक हमारे पास होती है इनहिबिशन। बच्चों इनहिबिशन वो होती है एंजाइम स्टॉप द वर्क, जहां पर एंजाइम अपना काम को बंद कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं, इनहिबिशन कहते हैं। अब इसमें क्या भी हमारे पास टाइप होते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन आपने याद रख लेना है। उसके बाद तीसरी हमारे पास आती है बच्चों एक और एबिशन, जिसे हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव। आपने समझ आना है क्या है, इनहिबिशन है। सही है, अब आपने इन पॉइंट्स को क्या करना है, समझना है। अब जो मतलब कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है, वहां पर द इनहिबिटेड बैंड होंगे, ये याद रखना है, एक्टिव साइड के साथ। एक्टिव साइड रिएक्शन साइड होती है, एक्टिव साइड जहाँ पर एंजाइम आके अटैच होते हैं। अब एंजाइम आकर इनहिबिटेड क्या होगा, बैंड होगा एक्टिव। अब ये इसके साथ क्या करेगा, कॉम्पिटिशन होगी, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जरा देखिएगा, ये आप लोगों के पास एक एंजाइम है। अब इनहिबिटेड क्या करेगा, सबस्ट्रेट से पहले ही यहाँ पर आके बैंड हो जाएगा, इससे के साथ सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करेगा। क्या करेगा बच्चों, कंपटीशन करेगा। कौन करेगा, हमारा इनहिबिटेड। तो क्या करेगा, सबस्ट्रेट हमारा उसके साथ सबस्ट्रेट भी कंपटीशन करेगा। सबस्ट्रेट इसको बोलेगा, साले भाई तू क्या है, तेरी जगह है क्या यहाँ पर, नहीं है तेरी जगह, वो इसको ऐसे बोलेगा, तो ये आगे सबस्ट्रेट हमारा फिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास होती है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। और नेक्स्ट हमारे पास होती है बच्चों नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। यहाँ पर क्या होते हैं, एंजाइम द बैंड्स इनहिबिटेड जो होते हैं, इनहिबिटेड बैंड होते हैं एलोस्टेरिक साइड। मैंने बताया था कि एक्टिव साइड के अलावा जोन सी साइड होती है, वो बच्चों क्या होती है, एलोस्टेरिक साइड। कि भाई तू क्यों आया रे। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास होती है पेनिसिलिन। और बच्चों ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल एंजाइम आकर यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, एलोस्टेरिक साइड पर आकर अटैच होते हैं, और दोबारा ये सही नहीं होते। इससे आप लोगों की जान भी जा सकती है, जैसे कि HD इसकी एग्जांपल है, और दूसरा इसकी एग्जांपल आपके पास है साइनाइड। सही है, उसके बाद CD भी इसकी क्या है, एग्जांपल है बेस्ट। सही है बच्चों। उसके बाद आप लोगों के पास आता है नॉन कॉम्पिटेटिव का मतलब है कि एंजाइम इन द इनहिबिटेड होंगे और बैंड हो जाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बच्चों क्या हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों। और ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि एंजाइम्स इतना कंपटीशन करेंगे कि वो उससे पहले इसकी तरह आके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाएगा, दोबारा निकाल कर बोलेगा साले तेरी जगह है क्या, फिर दोबारा ये क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद बच्चों हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द
रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि दोबारा रिवर्स हो सकती है। अब ये क्या होगा कि एंजाइम के अंदर प्रोडक्ट है, जैसे कि स्टार्च ये को चेंज कर देगा ये माल्टोज में, किसमें चेंज करेगा, माल्टोज में। यानी कि एंजाइम की अगर प्रोडक्ट एंजाइम का अगर बच्चों बढ़ जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। अब एंजाइम का अगर एक्टिविटी ज्यादा करने के लिए हमें प्रोडक्ट को गिराना पड़ता है, यानी कि हम अब क्या कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट बढ़ चुका है, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को कम करके एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। वही बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और टॉपिक है जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है, एंजाइम आ सकते हैं, हाइड्रोलेज। बच्चों हाइड्रोलेज का काम है, ये परफॉर्म करता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बच्चों, हाइड्रोलाइसिस होती है टू ब्रेक, टूट जाना, मतलब के वाटर मॉलिक्यूल को मतलब के टूट जाना, जो बड़ा बना उसे, जैसे इसकी एग्जांपल बेस्ट है अमाइलेज, इसकी एग्जांपल बेस्ट है अमाइलेज। और उस तरीके से हमारे पास एक और आता है जिसे हम कहते हैं लिगेज। बच्चों लिगेज क्या करता है, परफॉर्म करता है इसका ही कंडेंसिएशन। कंडेंसिएशन आपको मैंने पढ़ाया था बच्चों कि छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा टू ऐड करना, उसे आप लिगेज पोर्टर को जिसे आप पढ़ा था। इसकी बेस्ट एग्जांपल है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर हुआ बच्चा। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास एक और आता है जिसे हम बच्चों कहते हैं आइसोमरेज। आइसोमरेज ये कन्वर्ट आपको पता है, आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में, क्लास मैट्रिक में। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। ऐसे ही आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा था फ्रक्टोज का ग्रुप पहले चैप्टर में और एल्डोसिस का ग्रुप। इनका फॉर्मूला तो सेम था C6H12O6, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट थी। ये कीटोसिस ग्रुप है और ये एल्डोसिस ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड से बिलोंग करता है, एल्डोसिस। क्लियर हुआ बच्चों। और ये कन्वर्ट करता है एक मॉलिक्यूल को दूसरे में, उसे आइसोमरेज। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के पास बच्चों आ जाती है पेप्टी कहते हैं, पेप्टी आई थिंक ग्लूकोज कहते हैं, आइसोमरेज कहते हैं। आपने स्पेलिंग को थोड़ा देख लेना है, आइसोमरेज कहते हैं। आई थिंक पेप्टी ग्लूकोज आइसोमरेज कहते हैं, इसकी एग्जांपल है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाती है इसकी एक और, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेज। ट्रांसलेज या ट्रांसमिलेज भी कहते हैं इसको। ये क्या करती है, ये ग्रुप को ट्रांसफर करती है, इसका भी काम क्या करना है, ट्रांसफर करना है। इसकी एग्जांपल आप लोगों के पास होती है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज मैंने आपको बताया था जो कि मैग्नीशियम के अंदर होता है ना, उसका कोफैक्टर होता है। जैसे ही बच्चों आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाएंगे तो आपको चीजें याद होती जाएंगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और है जो लाइज, ये कंफ्यूज करता है लिगेज और लाइज। लाइज ये होता है, ये ब्रेक हो जाता है विदाउट हाइड्रोलाइसिस। सही, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास होती है पायरुवेट। पायरुवेट क्या बच्चों होती है, पायरुवेट। क्लियर हुआ बच्चों।